हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमने पेपर सेकंड स्टार्ट कर रखा है और इस पेपर सेकंड में हमारे पास बुक कौन सी है, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर मैं एक लेक्चर ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज इसके अंदर हमारे पास लेक्चर सेकंड है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इस यूनिट सेकंड का लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको लेक्चर 1 देखना एक प्रकार से कंपलसरी ही समझो अब तो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बुक के बारे में डिस्कस किया है कि एक्चुअली विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स होता है जो आप एमएससी प्रीवियस में पढ़ के आए थे, और विस्कस का मतलब एक प्रकार से लाइक एज फ्रिक्शन फोर्स। जिस प्रकार से घर्षण बल लगता है वैसे ही पानी के बीच में दो लेयर के बीच में जो बल लगता है उसको हम विस्कस ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि इससे पहले आपने लेक्चर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट देख लिया है, कहीं भी बीच से स्किप नहीं किया है। तो जैसे आप लेक्चर 1 देख लिया तो अब आप लेक्चर 2 पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको पता है आपके पास बुक्स कौन सी चल रही है, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, सिलेबस वगैरह सब लेक्चर 1 के अंदर बता दिए गए। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड का लेक्चर। देखो लेक्चर सेकंड में हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 74 के ऊपर एक टॉपिक है 4.2 नाम से। देखो हमारे पास एक टॉपिक है 4.2 नेम से कि फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है भाई, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें ये टॉपिक्स निकालना है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो तो हम ये लेक्चर नंबर 2 करेंगे, लेक्चर नंबर 3 करेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि लैंग्वेज 2 से 3 प्रकार से घूमती है और इसके 2-3 रिजल्ट एक साथ घुमा घुमा के पूछता है। तो जैसे लेक्चर 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिख के आएगा। एक बार तो आप इसे टॉपिक ही समझो और पहचान करनी है हमारे पास फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। देखो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, और प्लेट मतलब आप एक से एक समांतर जैसे गत्ते समझो। जैसे मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक प्लेट है। देखो ये वाली बुक है मेरे पास, ये क्या है, एक ही प्लेट है, और ये दूसरी बुक है, ये भी मेरे पास क्या है, एक ही प्लेट है। अब आप अज्यूम करो इसको कि अपने पास वही नहर है, वही पानी है। कौन सी नहर, कौन सा पानी भाई, जो लेक्चर 1 में आपको बताया था। ठीक है, ये इसके अंदर मान लो वाटर है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है XYZ के अंदर। आज हमें क्या करना है कि ये जो फ्लो है ये इसके बीच से निकालना है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में से। तो देखो एक पैरेलल प्लेट तो ये हो गई और दूसरी पैरेलल प्लेट्स मेरे पास ही ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है इधर से अपने के पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मान लो तीसरी प्लेट और है, उसके बीच में भी अपन फ्लो निकाल सकते हैं, तो भी यही बोलेंगे कि देखो पैरेलल प्लेट से, ऐसे नहीं कि एक को ऐसे रख लिया और एक को ऐसे रख लिया या ऐसे रख लिया, अपने को बिल्कुल पैरेलल रखने हैं। तो भी देखो हमारे पास फ्लो इसके बीच से ही जाएगा। देखो तो भी हमारे पास फ्लो इसके बीच से ही जाएगा। अगर मैं तीसरी बुक और ले लेता हूँ तो इसके नीचे से यहाँ से गुजर रहा हूँ तो भी फ्लो दो पैरेलल के प्लेट्स के बीच से ही जाएगा, यानी फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा कि फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अगर लिख के दे सकता है ये फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स या फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, क्योंकि जाना तो हमारे पास 2 प्लेट्स के बीच में है। इसके अंदर जो एक्शन रिएक्शन वेलोसिटी वगैरह होगी वो इसके तीसरी एक बुक और ऊपर रख दूं, उसके साथ भी कंडीशंस तो वही होंगी क्योंकि सेम प्रोसेस से सेम प्लेटें और सेम स्पीड से हमारे पास फ्लो इसके अंदर बह रहा है। तो सबसे पहले आप लगाओगे फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, या फ्लो की बजाय ऐसे बोल सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है फ्लो का वो मोशन किसके बीच में है, मोशंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। तो इस हेडिंग के अंदर और इस हेडिंग के अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों एक जैसी ही बातें हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है इसका भी जिक्र हम इस लेक्चर के एंड तक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, या एग्जाम में लिख के दे सकता है मोशन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। तो आप मानोगे कि इसमें और इसमें हमारे पास कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि मान लो ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई, यहाँ फ्लो जा रहा है तो भी वही बात होगी, ये प्लेट रखी हुई, ये प्लेट रखी हुई तो भी यही बात होगी इन दोनों प्लेट के बीच में। चाहे इसकी स्टडी करो, चाहे इसकी स्टडी करो, चाहे इसकी स्टडी करो, स्पीड वही है, फ्लो वही है और प्लेट पैरेलल है।
ओके, तो सबसे पहले तो आप इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी सी घूम के आ जाए तो आपके ना के बराबर फर्क पड़े। ठीक है, अब देखो मैं पिछले लेक्चर के अंदर एक तो बता चुका हूँ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, इसको ध्यान में रखोगे भाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 थी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हमारे पास ही इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, या छोटे वाले एक्स लिखे होंगे हमने, स्मॉल एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, जो आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने समझा दिए हैं। उम्मीद है वहाँ तक आपने इसके साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो अलग बात है, पर कोशिश करो मैक्सिमम आप खुद लिखो, क्योंकि खुद लिखेंगे तो गारंटी रहेगी आपके पास बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टाइम तक वो बातें याद रहेंगी। और भविष्य में जब भी 3 साल 5 साल बाद अगर पढ़ने का मौका मिले दोबारा पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको तुरंत प्रभाव से याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे, इसको हम कहीं ना कहीं काम में लेंगे आज के इसी लेक्चर के अंदर। देखो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाएगा एक्स वाई जेड, या फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जाएगा, या फिर हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट के अंदर जाएगा। हालांकि ये हमारे पास लेक्चर 6, 7, 8 के अंदर, ये लेक्चर 5, 6, 7 के अंदर सीखेंगे अपन, 3, 4 लेक्चर 5 के अंदर मान लो। बट उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि अपन एग्जाम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेके चलेंगे या फिर हम आर थीटा जेड लेके चलेंगे। पहले तो आपको यही डिवाइड करना है कि भाई जब भी हम इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी लेके चलें तो कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई जेड लेके चलने हैं या आर थीटा जेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट है कि फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, कि जो हमारे पास फ्लो है वो 2 प्लेट्स के बीच में प्रवाहित हो रहा है उसके अंदर फ्लूइड। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप नहर के पास बैठे हैं, उसके अंदर आप 2 गत्ते ले लो, 2 गत्ते ले लो या लोहे की पतली प्लेट्स ले लो और दोनों को हाथ में पकड़ के उसको पानी के बीच में डुबो दो ऐसे, तो आप देखोगे कि बहुत सारा पानी आपकी दोनों प्लेट्स के बीच के भी जा रहा है। देखो नो डाउट से कि आपके पास मतलब नहर जा रही है, सामने पानी लगातार बह रहा है, कि आपने हाथ में 2 प्लेट्स ली और इनको बिल्कुल पैरेलल आपने उसके अंदर रख दी। ठीक है, अब उसके अंदर से फ्लो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर से फ्लो जाएगा या तो वो एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा या वो वाई डायरेक्शन की ओर ही जाएगा। और आपको प्लेट बिल्कुल ऐसे पास पास में लेनी है, मतलब जो जेड डायरेक्शन है तीसरी वाली उसका चांस ही नहीं हो, बिल्कुल इतनी मतलब एक प्रकार से उसको टच ही कर लो, बस बाल भर अंतर छोड़ना है ताकि उसके अंदर पानी की पतली सी लेयर उसके अंदर घुस जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने एक प्लेट इधर ले ली और एक प्लेट हमने बहुत दूर ले ली है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल नियर लेके चलेंगे और इसके अंदर बिल्कुल पानी की पतली सी परत जाएगी जिसकी डायरेक्शन से या तो एक्स होगी या वाई होगी। यहाँ देखो आपको वाई डायरेक्शन से नजर नहीं आएगी, बट आप ये प्लेट इस प्रकार से ऐसे खींची हुई प्लेट्स है। ठीक है, अगर आप मतलब इन दोनों बुक्स के अंदर देखोगे, मान के चलो ये प्लेट्स है इनके बीच में, तो यहाँ या तो ये एक्स ऐसे आएगा या फिर ये इस साइड में भी आ सकता है। देखो ये इस साइड में भी आ सकता है, मतलब ऐसे सर्पिलाकार टाइप्स में चलेगा इन 2 प्लेट्स के बीच में, तो या तो एक्स डायरेक्शन या वाई, या फिर आप वाई जेड ले सकते हो या फिर जेड एक्स। कहने का मतलब जब भी आप 2 प्लेट लेके चलोगे पैरेलल प्लेट से, तो हमारे पास मोशन कहीं ना कहीं 2D के अंदर होगा, ना कि 3D के अंदर। अपने को प्लेट लेनी इस हिसाब से, अपन चाहें तो एक प्लेट इधर और दूसरी प्लेट उधर ले सकते हैं। कहने का मतलब अपन जो प्लेट लेके चलेंगे उनके बीच की दूरी फिक्स करेंगे, इनके बीच की दूरी फिक्स करेंगे। एक्स वाई जेड तो नाम देंगे नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो हमारे पास आगे डायरेक्शन, चलो मैं इसको एच नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, एक हाइट है और एक हाइट है, न्यूनतम सी हाइट है, बिल्कुल मिनिमम, लगभग 0 समथिंग के बराबर। ठीक है, आगे चल के हम इसको थोड़ा और दूर तक लेके चलेंगे, ऐसी बात नहीं, आप ले सकते हो, एक इधर प्लेट ले सकते हो, एक दूसरी प्लेट ले सकते हो, या फिर एक चल के आगे हम इनफाइनाइट प्लेट ले सकते हैं, मतलब एक इधर ले ली और एक इन्फिनिटी दूरी के ऊपर दूसरी प्लेट है। तो इन्फिनिटी दूरी के ऊपर कभी कोई प्लेट नहीं होगी, क्योंकि जैसे अपन इन्फिनिटी की कोई सीमा नहीं है, तो हम जैसे ही दूसरी प्लेट इन्फिनिटी की ओर लेंगे तो हो सकता है वो नहर से ऊपर उठ के चली जाए, तो उसका हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा। तो 2 ही रोल्स हैं, या तो बिल्कुल प्लेट पास पास में चिपकी हुई हो या प्लेट दूर दूर हो, तो दोनों कंडीशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए कि हम जो दो पैरेलल प्लेट्स लेके चलेंगे उनके बीच में एक छोटी सी फाइनाइट हाइट लेके चलेंगे जिसको हम h से डिनोटिंग कर देंगे। ओके भाई, तो सबसे पहले आप समझ गए कि फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स को लिखा जा सकता है हमारे पास है फ्लो बिटवीन टू पैरेलल या मोशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब बताइए, अगर ये प्लेट पास पास में है तो हमारे पास या तो x डायरेक्शन की ओर जाएगा या y डायरेक्शन की ओर जाएगा। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, x y z। और आगे जब टॉपिक आएगा आर थीटा जेड की, उसके अंदर सिलेंडर वगैरह मिलेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि उस वक्त अपने को आर थीटा जेड लेने हैं। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो चलो सबसे पहले आप एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ, और ज़्यादा सुंदर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये खींचो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास ही जेड एक्सिस हो गई। सुंदर नहीं, सिंपल डायग्राम बनाओ, नॉट ब्यूटीफुल, इट वेरी सिंपल डायग्राम बनाओ ताकि आप अच्छे से समझ सको। मेरे को दो प्लेट लेनी है, चलो एक प्लेट तो मैंने ये वाली ले ली और दूसरी प्लेट मान के चलो मैंने ये ले ली, और ये दोनों प्लेट बहुत पास पास में है, आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं इसको दूसरी जगह से लिखता हूँ। और दोनों प्लेट के बीच में मैंने हाइट ले ली h, दोनों प्लेट के बीच में मैंने हाइट क्या ले ली भाई, h हाइट ले ली। ठीक है, अब आपको ये एक बार हो सकता है प्लेट दिखाई ना दे, इसलिए आपको इस प्रकार से एरो के साइन लगा लो छोटे छोटे। अब क्या है कि आपको ये प्लेट दिखाई दे जाएगी, इसके भी ऐसे लगाओ भाई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगी, दो प्लेटें, इनके बीच में हमारे पास क्या होगा, मोशन होगा। और मान के चलो कि डायरेक्शन कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, पानी जा रहा है जिसकी डायरेक्शन इधर है, पानी जा रहा है जिसकी डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर बाद वो निकल जाएगा। और इधर लिख दो कि ये हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम सिंपल बनाना है ना कि ब्यूटीफुल। ओके, तो चलो ये तो हो गया डायग्राम। अब इसके अंदर देख के हम छोटी छोटी कुछ बातें हम लिख लेंगे, और छोटी छोटी बातें लिखने के लिए अब ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है। अब इस डायग्राम को हम इधर बना लेते हैं, तो आप बना लो, थोड़ा सा आपको इसके नीचे लिखना है, आप रहने दो, मैं बना लेता हूँ ऊपर। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और यहाँ हमारे पास वाटर जा रहा है, यहाँ हमारे पास वाटर जा रहा है। और ये हमारे पास हाइट क्या हो गई भाई, h हाइट हो गई, यानी दोनों प्लेटों के बीच में हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस ले ली। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास दो प्लेट्स के बीच में मोशंस। अब देखो हमारे इसकी लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज के अंदर दो तीन चीज़ों का जिक्र करना जरूरी है। कौन कौन सी बातों का जिक्र करना जरूरी है भाई, वो मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। कहीं ना कहीं आपको विस्कस फ्लूइड लिख के दिखाना है, यानी हमारे पास म्यू का जिक्र करना है। म्यू हमारे पास क्या होता है, विस्कस कोफिशिएंट होता है। देखो म्यू हमारे पास क्या होता है भाई, विस्कस कोफिशिएंट होता है। एक हमने कहीं ना कहीं स्टेडी मोशन काम में लिया था, याद आ रहा है ना, स्टेडी मोशन, जिसकी पहचान मैंने क्या बताई थी कि डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट ने इसे ऐसे लिख रखा है, या हो सकता है अगर मैंने गलती से ऐसे लिख दिया है तो इसे काटो, ये डी नहीं डेल होगा। चेक करो एक बार वीडियो पॉज करके, अपना पीछे का लेक्चर 1 चेक करो कि जहां आपने स्टेडी मोशन लिखा है, शुरुआत में लिख दिया था हमने कि वहां आपने ऐसे ही लिख रखा है ना, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अगर आपने गलती से वहां डी बाई डी टी लिख रखा है तो आप उसके सुधार के डी का डेल बनाओ। ठीक है, डेल का मतलब समझते हो ना कि ऊपर कम से कम कितने होंगे, 2 और सॉरी नीचे कितने होंगे, 2 और मोर वेरिएबल, कम से कम या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा। और डी का मतलब क्या होता है, ओनली 1 वेरिएबल। ये आप समझ चुके हैं। ऐसी बातें शायद एमएससी फाइनल में समझाना आपको कहीं ना कहीं अपमान करने जैसा है। ठीक है, तो डी में और डेल में अब हम फर्क नहीं समझेंगे। कहने का मतलब हमको फ्लो फ्लूइड के अंदर कहीं ना कहीं विस्कस कोफिशिएंट से रिलेटेड जिक्र करना है, स्टेडी मोशन कहीं ना कहीं हमें इसकी थ्योरी के अंदर दिखाना है। एक अपने को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी लिया था भाई, याद करो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसका मतलब हमने क्या सीखा था, डेंसिटी रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारी लेक्चर 1 की बातें हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि क्यू बार इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, और क्यू के ऊपर बार लगा रखा था जिसको हमने वेलोसिटी बोला था, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर और जेड डायरेक्शन के अंदर स्मॉल यू, स्मॉल वी एंड स्मॉल डब्ल्यू। यानी इन 3-4 बातों का जिक्र हमारे पास हर टॉपिक के अंदर, लैंग्वेज के अंदर स्टार्टिंग में करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टेडी मोशन से, और ये वाली बात लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। तो अब आप मेरे साथ साथ स्टार्ट करो कि लेट अस कंसीडर। देखो ये तो टॉपिक का नाम हो गया, चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो। हम सबसे पहले लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर द स्टेडी फ्लो। मोशन लिखो या फ्लो लिखो, दोनों एक ही बात है भाई। फ्लो भी प्रवाहित होना है, मोशन भी गति करना, मतलब प्रवाहित होना है फ्लूइड के लिए। लेट अस कंसीडर स्टेडी मोशन, लेट अस कंसीडर स्टेडी फ्लो डेल बाई डेल टी, और ऊपर ऐसे छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। लेट अस कंसीडर स्टेडी फ्लो डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 ऑफ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑफ विस्कस इनकम्प्रेसिबल, ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और बताओ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब कितना होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कितना होता है भाई, डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन टू पैरेलल। देखो पैरेलल से पहले ये लिख दो, हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स। मतलब जो हमने पैरेलल प्लेट्स रख रखी हैं, ये एक बुक के ऊपर दूसरी बुक या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ऐसे क्षैतिज रखी हुई हैं और खड़ी होती हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि लेट अस कंसीडर स्टेडी फ्लो डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 ऑफ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। रो डेंसिटी का रो है भाई, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स विच आर, साथ साथ ही लिख दो, विच आर फाइनाइट डिस्टेंस, विच आर फाइनाइट डिस्टेंस। और फाइनाइट डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया भाई, एच से। देखो ध्यान से, फाइनाइट डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, एच से अपार्ट। और देखो ए पी ए टी अपार्ट का मतलब होता है ये अलग अलग हो गए, दोनों छोटे छोटे अलग अलग भाग हैं जिसके अंदर फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल एच है। या हाइट नहीं बोल सकते आप इसको, या बोलना चाहो तो अलग बात है, बट ये इसके अंदर क्या होगी, एक प्रकार से दूरी हो गई, फाइनाइट डिस्टेंस एच अपार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख के ये भी बोल सकते हो, देखो इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास ये जो फ्लो है ये अक्स डायरेक्शन की ओर प्रवाहित हो रहा है। देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो किस डायरेक्शन में हो जा रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर। तो आप यहाँ u भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w। तो आप यहाँ u लिखो तो ठीक है और नहीं लिखो तो भी ठीक है, और आप नहीं लिखना, आप इसको नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हमने इस स्टेडी मोशन या स्टेडी फ्लो का जिक्र कर दिया, और हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इज इक्वल टू कांस्टेंट का भी जिक्र कर दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन द अब्सेंस ऑफ ए बॉडी फोर्स। देखो ध्यान से समझना, अब हम लिखेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ए बॉडी फोर्स। मतलब मैंने ऊपर तक जो लिखा है मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैंने लिखा इन द अब्सेंस ऑफ ए बॉडी फोर्स। बताओ बॉडी फोर्स को हमने पिछले वाले लेक्चर में किससे डिनोट किया था, कैपिटल एफ से। देखो बॉडी फोर्स को हमने पीछे वाले लेक्चर में किससे डिनोट किया था, कैपिटल एफ से। वास्तव में हमने ऐसे लिखा था, एक्स डायरेक्शन के लिए एफ एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए एफ वाई, जेड डायरेक्शन के लिए एफ जेड। पर मैं ये बोला कि एक साथ आप एफ लिख देना और बता देना क्या है, बॉडी फोर्स है। अगर ये लिखा हो तो एक्स के लिए 0, ये लिखा हो तो वाई, और ये लिखा तो जेड के लिए एफ ऑफ जेड। अब अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित होना, या मतलब वो उस टाइम में प्रेजेंट नहीं होना। तो इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स हम मान के चलेंगे कि बॉडी, इस के दौरान
बॉडी फोर्स 0 है। और देखो बॉडी फोर्स 0 क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूं, द एक्सिस ऑफ प्लेट, द एक्सिस, पहले पूरी लाइन लिखो, देखो फिर समझाता हूं इसको। इन द absence ऑफ बॉडी फोर्स F इज इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ प्लेट से अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस वर्टिकल टू प्लेन, एंड जेड एक्सिस वर्टिकल टू प्लेन्स, वर्टिकल टू प्लेन। ठीक है, ओके, यहां तक समझो। देखो एक बार कि मैंने क्या लिखा, इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स F इज इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ प्लेट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस वर्टिकल टू द प्लेन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझो इस बॉडी फोर्स को कि यहाँ आपको पता है ये हाइट है, दूरी है, ये बिल्कुल नगण्य के बराबर है, मतलब दोनों प्लेट बिल्कुल एक, जैसे मेरी अंगुली समझो, एक ये समझो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, इनके बीच में बिल्कुल पतली सी एक पानी की परत जा रही है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई वस्तु जा सकती है क्या, मान लो आपने कोई बॉल वगैरह फेंकी, तो क्या वो इस प्लेट्स वगैरह के अंदर से जा सकती है? नहीं जाएगी। मतलब हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जो इस पतली सी दूरी के बीच में ना जाए, मतलब उस वक्त हम जो ऑब्जेक्ट फेंकेंगे उसका जो बॉडी फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ऐसा हम मान के चलेंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में जब उसका बॉडी फोर्स 0 हो, इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स F इज इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ प्लेट अलोंग वाई एक्सिस के भी वर्टिकल है और जेड एक्सिस के भी वर्टिकल। अरे भाई ऐसे रख रखा हूं मैंने, इस प्लेट को अपन ऐसे रख के रखे हैं, तो बताओ वाई एक्सिस क्या भी होगी? वर्टिकल होगी, 90 डिग्री का कोण बन गया। और आपको पता है जेड एक्सिस बाहर की ओर निकले, ये एंगल भी कितना हो गया? देखो ध्यान से, ये एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो दोनों क्या हो गए हमारे पास? वर्टिकल टू द प्लेन के हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ बॉडी फोर्स दिखाना है, तो हम बॉडी फोर्स से दिखा चुके। अब आप इसके वेलोसिटी कंपोनेंट को और लिखो, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट, लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ, ऐसे लिख दो, लेट द कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी लिखो। क्या लिखो भाई? लेट द कंपोनेंट ऑफ, लेट द कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। आप समझ जाओगे फ्लूइड वेलोसिटी से कि हमारे पास फ्लूइड वेलोसिटी क्या है? u भी है, v भी है और w भी है। तो लेट द कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी u v w along the x axis, v किसके along है? y एक्सिस, w किसके along है? z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है भाई, तो हमने ये इसका भी बात का जिक्र कर दिया कि लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट या फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, एक ही बात है। आप ऐसे लिख सकते हो लेट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फ्लूइड या फ्लूइड वेलोसिटी के कंपोनेंट u v w हैं। ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, ये वाई डायरेक्शन के लिए अलोंग है और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन के लिए अलोंग है। कहने का मतलब इसके अंदर हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का डिस्कस किया, हमने स्टेडी मोशन का डिस्कस किया, हमने इसके वेलोसिटी कंपोनेंट को ले लिया और एक हमारे पास क्या बच गया? विस्कस कोफिशिएंट, जो आगे हम डेरिवेशन में काम में ले लेंगे। तो यहां तक आपने लैंग्वेज लिखी, इसके अंदर एक छोटी सी लैंग्वेज जुड़ेगी जो बॉडी फोर्स को आपको प्रेजेंट नहीं मानना है या बॉडी फोर्स को एब्सेंट लेना है या इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स F इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ तक डायग्राम हो गया और हर टॉपिक्स में ऐसे ही हम 3-4 बातों को हर टॉपिक के अंदर इसको नोट करेंगे। तो एक तो स्टेडी मोशन का ध्यान रखना, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, एक बॉडी फोर्स का भी साथ साथ कंपेयर कर लेंगे और एक हमारे पास UVW फ्लूइड वेलोसिटी कंपोनेंट का। ठीक है, अब देखो, अब इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो वो ध्यान से देखो। तो हम लिखेंगे कि सेंस, एग्जाम में देखो इतनी एरो की साइन मत लगाना, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो ये अलग अलग पैराग्राफ चेंज हो जाए तो आप आसानी से इसको समझ सको। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड, सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड इन कौन सी डायरेक्शन में है भाई? अपनी मर्जी से माना है। अगर आप एग्जाम में यहाँ y लिखोगे तो y डायरेक्शन बताना, z लिखो तो आप z डायरेक्शन बताना। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड इन x डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। और आप एग्जाम में गलती मत करना,
हमेशा ऐसे ही मानते हैं ना, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड इन x डायरेक्शन, या सिंस फ्लो ऑफ फ्लूइड इन इज, देखो भाई इज ओनली x डायरेक्शन लगाओ, इज ओनली x डायरेक्शन, कि हमारे पास ये जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो ओनली एंड ओनली x डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, v इज इक्वल टू 0 एंड w इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बताइए, अगर x डायरेक्शन में ये फ्लूइड हो रहा है तो क्या y डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी होगा ऊपर की ओर? नहीं। क्या z डायरेक्शन की ओर इसका कोई वेलोसिटी होगा? नहीं। तो v भी 0 हो जाएगा और w भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में जा रहा है, बाकी y और z डायरेक्शन में हमारे पास फ्लूइड नहीं है। ठीक है, एंड सिंस फ्लो इज स्टेडी, ये बात मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ, सिंस फ्लो इज स्टेडी i.e. डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। मैंने दोबारा इसलिए लिख लिया ताकि मैं एक इसे इक्वेशन नाम दे सकूं जो आगे हम काम में ले सकें। ठीक है, वरना मैं लिख तो ऊपर ही चुका हूं, यहाँ आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, बट यहाँ एक साथ लिख लेना इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, और क्या देख सकते हो कि ये हमारे पास जो प्लेट्स रखी हुई हैं ये कौन से प्लेन के अंदर रखी हुई हैं? देखो कौन से प्लेन के अंदर रखी हुई हैं? एक्स वाई समतल के अंदर रखी हुई है। देखो ये प्लेट्स है हमारे पास रखी हुई कहाँ है? एक्स वाई प्लेन के अंदर, मतलब हमारे पास ये 2D सिस्टम बन गया। तो हम क्या लिखेंगे? एंड फ्लो इज इन 2 डायमेंशन, एंड फ्लो इज इन 2D, या 2D की वजह से लिख लो 2 डायमेंशन, पूरा नाम ही लिख लो 2 डायमेंशन। क्या लिखेंगे? एंड फ्लो इज इन 2 डायमेंशन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। ऐसे मत करना, ये एक्स ये वाई प्लेन, आपको पता ना एक साथ लिखा जाएगा कि फ्लो इज इन 2 डायमेंशंस इन एक्स वाई प्लेन, और इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब जेड का कहीं जिक्र नहीं है, तीसरी एक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका मतलब डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी दूसरे राइटर्स की बुक वगैरह पढ़ते हो या अपने मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ y करोगे तो v आ जाएगा, x करोगे तो यहाँ u आ जाएगा, यहाँ z करोगे तो यहाँ w आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप u v को w को 0 लिखना, कि x डायरेक्शन में लेंगे तो ये 0 है, स्टेडी मोशन है, डेल बाई डेल टी 0 है। और ध्यान देना भाई, स्टेडी मोशन लिखते वक्त d/dt मत कर देना, ये मैं इस लेक्चर में समझा रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे बोल दूँ याद आ जाएगा, तो नहीं बोलूँ तो भी आप याद रखना कि यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं। एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देगा और परसेंटेज डाउन आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट जस्ट एमएससी के बाद आगे और ज़्यादा बड़ा टारगेट है, हम उसको अचीव करना है। एमएससी तो केवल 1 डिग्री है, और केवल 1 डिग्री नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे तभी अपने आगे के ऑप्शंस खुलेंगे। अगर अब ये नहीं पढ़ेंगे, केवल डिग्री के पर्पज से देखोगे तो आगे आप नथिंग रहोगे। तो अच्छे अच्छा कि आप यहीं से समझ लो। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया, इसका मतलब डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूं कि हेंस u इज इक्वल टू u एक्स वाई, समझना भाई इस बात को कि u इज इक्वल टू u एक्स वाई एंड p इज इक्वल टू, चलो u v w, p इज इक्वल टू p एक्स वाई, p इज इक्वल टू p एक्स वाई। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये ऐसा हमने क्यों लिखा? तो देखो ध्यान दो, एक्स डायरेक्शन की ओर वेलोसिटी कौन सा जा रहा है? u जा रहा है। देखो ध्यान से, एक्स डायरेक्शन की ओर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? u है।
y डायरेक्शन की तरफ v है, z डायरेक्शन की तरफ w है। तो आपको पता है x डायरेक्शन की तरफ ओनली x डायरेक्शन की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए मेरे पास v0 आ गए और w0 आ गए। तो मैंने यहां लिख लिया कि v0 आ गया और w0 आ गया। अब देखो u के अंदर जो वेलोसिटी जा रही है वो कौन से प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो हमारे पास मतलब u है वो अक्ष का कोफिशिएंट, मतलब अक्ष का भी वेरिएबल हो सकता है और y का वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि वो किसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। बट जेड के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका मतलब डेल बाई डेल जेड क्या है, 0 है। अब उसके अंदर जो पानी आप फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई तो प्रेशर है। देखो जब फ्लूइड हो रहा है उसका मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत तो प्रेशर है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज वो रुक ही जाता। प्रेशर है तो हमारे पास प्रेशर के कोफिशिएंट भी कौन कौन से वेरिएबल होंगे, एक तो एक्स वेरिएबल होगा और एक हमारे पास है वाई वेरिएबल होगा। और देखो ये छोटा p है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, रो का मतलब डेंसिटी, p का मतलब प्रेशर और p मतलब एक नॉर्मल पॉइंट। जैसे हम मानते हैं किसी डायग्राम में, माना एक पॉइंट p x y z है, तो आप तीनों में पहले मेरा ध्यान रखोगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बोली थी, फिर आप अपना ध्यान रखोगे, इसे अच्छे से लिखोगे। इसका अगर ये कर दिया तो ये पॉइंट बन जाएगा, इसको ठीक से नहीं लिखा तो ये डेंसिटी बन जाएगा। तो ये डेंसिटी है, ये प्रेशर है और ये नॉर्मल पॉइंट है। तो हमने क्या लिखा है, प्रेशर वाला p लिया है। तो प्रेशर p भी हमारे पास कौन से प्लेन के लिए होगा, एक्स वाई प्लेन के लिए होगा। तो इसलिए ये भी वेरिएबल किसके हो गए, एक्स के और वाई के, मतलब ये जेड के वेरिएबल से नहीं है। ठीक है, बस इस डायग्राम के अंदर आपको इस टॉपिक के लिए आपको इतनी बातें एक बार अपने माइंड में सेट करनी है और लगभग मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे प्योर कैलकुलेशन है जो आपको अभी मेरे साथ साथ निकालना है, उसके बाद आप एक दो बार निकाल लेना। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ईजी यूनिट होने वाली है आपकी अब तक की एमएससी के अंदर। और वैसे भी एमएससी फाइनल में मेरे नज़र के हिसाब से देखोगे तो सारे पेपर ईजी हैं। यस, हर पेपर की हर एक यूनिट इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हो सकता है कि एक दो यूनिट्स कुछ पुरानी बातों की वजह से अपने को हार्ड दिखाई दे जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना टॉपिक्स। इसके अंदर ध्यान रखोगे इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 2, इक्वेशंस 3 और ये वाली बात, ये जो आगे चल के हम इसके अंदर काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप एमएससी में बिल्कुल भी रटिए मत, आराम से अपना समझिए, जितना आप समझ सकते हो उतना आप ही समझिए, फील कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम के 1 महीने पहले इन चीज़ों को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ की लास्ट रेगुलर क्लासेस है। यस, आप मान सकते हैं ये ज़िंदगी इसके बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं देगी। लगभग 99% हो सकता है 1% स्टूडेंट्स आगे बाद में भी पढ़ सकते हैं, बट 99% के लिए आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है और इस समय को आप ऐसे मत गंवाना। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई। इसको मैं एक बार रफली इधर लिख लेता हूँ ताकि हम इसको काम में ले सकें। देखो v0 है, w0 है, ये तो इक्वेशन 1 है। स्टेडी मोशन वाला डेल बाई डेल टी 0 है, ये इक्वेशंस नंबर 2 है। और डेल बाई डेल जेड भी हमारे पास 0 है, ये इक्वेशंस नंबर 3 है। u है वो एक्स वाई प्लेन के लिए 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई। प्रेशर p के अंदर भी 2 वेरिएबल हैं x और y। इसको हमने कोई इक्वेशंस नाम नहीं दिए हैं, v0 w0 ये मैं लिख चुका हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप स्टेडी मोशन लिखते वक्त ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर इसको की तरफ ध्यान देगा और 10 में से 2 नंबर तो बिना बुझे ही उड़ा देगा। ठीक है, बाद में ऐसे बोलोगे नहीं सर पेपर तो अच्छा हुआ था, पता नहीं हमारे पास नंबर क्यों नहीं बने। तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि इसका मतलब और डेल बाई डेल टी का मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। यस, डी बाई डी टी एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल बाई डेल जेड, और इसको प्रदर्शित किया जाता है। या हो सकता है आपने ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। देखो दोनों एक ही बातें, ये भी डेरिवेटिव्स को बता रहा है, ये भी डेरिवेटिव्स को बता रहा है, पर मतलब इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है। इसलिए स्टेडी मोशन लिखते वक्त आपको हमेशा यहाँ डेल लगाना है। अब आपको लगेगा कि अब मैं दोबारा बता दूंगा कि देखो स्टेडी मोशन का ध्यान रखना है, तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे। अब मैं बचूंगा इसे बोलने से। ओके भाई, बताओ यहाँ तक अपने कोई दिक्कत है तो इक्वेशंस नंबर को चेंज मत करना, एक बार इक्वेशंस 1, 2 और 3 ही रखना।
ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज ए गिवन भाई। अब सिंपल है, लेक्चर 1 की जो 4 इक्वेशंस लिखी थी वो हम काम में लेने वाले हैं। क्या लिखेंगे भाई? नाउ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, नाउ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, नाउ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाई, नाउ इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाई। बताओ भाई इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रकार से दिया जाएगा? तो मैंने बताया था कि आपके एमएससी फाइनल के लिए आपको याद रखना है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, क्या याद रखोगे एमएससी फाइनल के लिए कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एक्स वाई जेड की डायरेक्शन के लिए तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो यूजिंग इक्वेशन से 2 and 3, सॉरी यूजिंग इक्वेशन से 1, यूजिंग इक्वेशन से 1 and 3 वी गेट। चाहो तो आप अकेली 1 को काम में ले सकते हो कि v की जगह 0 रखो, w की जगह 0 रखो। तो v की जगह 0 रखा, देखो v की जगह 0 रखा और w की जगह 0 रखा। या फिर आप इक्वेशन 3 को भी काम में ले सकते हो कि ये खुद डेल बाई डेल जेड क्या है, यहाँ जो भी रखो ये खुद किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। मतलब इसके अंदर हमारे पास बचेगा केवल और केवल क्या भाई? डेल यू बाई डेल एक्स। हमारे पास क्या बचेगा भाई? डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से भाई, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो u इज इक्वल टू फंक्शन से ऑफ है, मतलब ये किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है। देखो हम क्या बोलेंगे? u इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपको पता है ना नीचे वाला वेरिएबल हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट, और ऊपर वाला क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? i.e. u इज इंडिपेंडेंट, ये u है ये इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो u इज फंक्शंस ऑफ, u इज फंक्शंस ऑफ y ओनली। यस, यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 या u इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो आप इसको ऐसे समझो कि 0 इंटू डेल एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? u, और इसका कितना आ जाएगा? 0 प्लस c। मतलब अक्स हमारे पास क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। अक्स हमारे पास क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। जबकि पहले अक्स किसका काम कर रहा था? वेरिएबल का। y भी किसका काम कर रहा था? वेरिएबल का। यानी एक होते हैं चर जिसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, एक होते हैं अचर जिसको हमें कांस्टेंट बोलते हैं। तो अक्स यहाँ हमारे पास कांस्टेंट यानी अचर हो गया। तो अचर हो गया तो किसका फंक्शन बचा? ये तो कांस्टेंट हो गया एक प्रकार से, अचर होने का मतलब कांस्टेंट हो गया, तो y का वेरिएबल बचा। तो मैंने लिख दिया सो u इज फंक्शंस ऑफ y ओनली, i.e. अब आप u को क्या लिखोगे? uy। अब आप u को क्या लिखोगे? uy। आपको ये v नहीं लगना चाहिए, मैंने पहले बताया था मैं v को गुंडी लगा के लिखूंगा, u को मैं सिंपल लिखूंगा। अब चाहे आपको v क्यों ना लगे बट आपको u ही मानना है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, तो प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हमने इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से क्या निकाला कि देखो भाई हमारे पास u है वो ओनली u ऑफ y का क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशंस नंबर 5। इसको हम क्या नाम दे देंगे भाई? u इज इक्वल टू uy, और ये मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है, जबकि पहले क्या बता रहा था कि x और y दोनों वेरिएबल हैं। अब इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी लेते ही पता चल गया कि x तो देखो हमारे पास कांस्टेंट था, इसलिए हमारे पास y क्या बच गया भाई? y का ये फंक्शन बच गया। ओके, चलो एक तो हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी निकाल ली। अब क्या लिखोगे? अगेन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या लिखोगे? अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखोगे भाई, सॉरी कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी तो निकाल ली। अब आप क्या लिखोगे? अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन। अब आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास 3 डायरेक्शन में होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन जेड डायरेक्शंस। पीछे के लेक्चर देखो पलट के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन के अंदर बताओ मेरे को। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन है हमारे पास रो डेल यू बाई रो डेल की बजाय डी यू,
रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो एफ ऑफ एक्स, रो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल पी बटा डेल एक्स, और ये पी प्रेशर है, ये रो डेंसिटी है, प्लस का म्यू, जहां म्यू हमारे पास विस्कस कोफिशिएंट है, यस, ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू, ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू। यानी ये है हमारे पास अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन एक्स डायरेक्शंस क्या है, रो डी यू बटा डी टी इज इक्वल टू रो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल प्रेशर बाई डेल एक्स प्लस म्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू यू। अब मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बताओ भाई वेयर डी बाई डी टी क्या होता है, डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स, ऑपरेटर का होल स्क्वायर क्या होता है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर। मैं यही लिख लेता हूँ इसको, या फिर क्या बच गया हमारे पास आई ई, देखो रो ऐसा कैसा, डी बाई डी टी का मतलब कितना होता है भाई, देखो डी बाई डी टी का मतलब होता है डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी, हाँ ध्यान से मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, हो सकता है यू भी आपको एक जैसा लगे, वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल बाई डेल जेड प्लस डब्लू डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू रो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल पी बटा डेल एक्स, और ये पी प्रेशर का है ना कि पी डेंसिटी है, प्लस का म्यू, म्यू क्या है विस्कस कोफिशिएंट, ऑपरेटर का होल स्क्वायर। और बताइए ऑपरेटर के होल स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, बस ठीक है। ये इसके क्या है बराबर है, तो इसके और बराबर में जीरो मत लगा देना, क्या से करते करते और एक आदत सी पड़ी रहती है भाई बराबर जीरो, नहीं, ये इसके ऑलरेडी क्या चुका है बराबर आ चुका है। अब देखो यहाँ जो आपसे गलती होती है उसमें क्या होता है भाई, देखो एक्स आया है तो यू लगा दूं, वाई आया है तो वी लगा दूं, जेड आया है तो डब्ल्यू लगा दूं, एक्स आया है तो यू लगा दूं, वाई आया है तो वी लगा दूं, डब्ल्यू जेड आया तो डब्ल्यू, बट नहीं, ध्यान से देख लेना, ऐसी गलती मत करना, मैंने लिख के इसलिए बताया ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। क्या लगाना है भाई, देखो आप खुद डिसाइड करो क्या लगाना है, d बटा dt के साथ में क्या लगा हुआ है, u लगा हुआ है, तो इसको पहले आप खाली लिखोगे, उसके बाद आप यहां भी u, यहां भी u और यहां भी u, यस u लगा हुआ है, ये सेम यहां भी ऑपरेटर के होल स्क्वायर में इनटू में क्या लगा हुआ है, u लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी u और ये भी u और ये भी स्मॉल u। ओके भाई, ऐसा करोगे तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। और देखो यहाँ भी u, क्योंकि डेल बाई डेल टी के भी साथ लगेगा, ये अलग है, u डेल यू बाई डेल एक्स, वी डेल बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन एक्स डायरेक्शंस। उतारते रहो भाई, साथ साथ मेरे को रफ करने की जरूरतें पड़ेगी, ठीक है। अब देखो काम में लो किसको, इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशंस को, आपके जो साइड में लिखे हैं 1 2 3 4 5, 4 इक्वेशन कहाँ गई भाई अपनी, हमारे पास 4 इक्वेशंस कहाँ गई, एक बार देखो ध्यान दो भाई, आप इक्वेशंस 4 लिखोगे, और 4 किसको लिखोगे, जहां आपके पास वो आया था ना कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, फिर मैंने बताया था कि देखो u इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो u इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो आप ये जो डेल u बाई डेल एक्स लिखा है ना, आप उसको पहले इक्वेशंस 4 मानो, करेक्शन करो भाई अपने नोट्स में, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 आया है, आप उसको इक्वेशंस नंबर 4 मानो। मैं वो लिखना भूल गया हूँ भाई, ठीक है, रिकैप करके लिखो, ये इक्वेशंस नंबर 4 आ जाएगी। ओके, अब देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस को काम मिले भाई, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 और 4, 5 तो देखो कहीं काम में नहीं आएगी, बाद में काम आएगी, बाद में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 इन अबव इक्वेशंस, इन अबव इक्वेशन, मतलब मैं ये लाइन यहाँ लिखूंगा, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 4 इन अबव इक्वेशन, यानी इन इक्वेशंस के अंदर। तो आप बताइए भाई, चलो रो को लिखो ऐसा कैसा, डेल बाई डेल टी वाली स्टेप्स क्या हो जाएगी 0, देखो इक्वेशन 2 से स्टेडी मोशन है, प्लस यू, देखो डेल यू बाई डेल एक्स क्या है 0, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है
0, ठीक है, प्लस आपको पता है v ऑलरेडी 0 है इक्वेशन 1 के अंदर, देखो v ऑलरेडी 0 है, प्लस w भी ऑलरेडी 0 है, प्लस w भी ऑलरेडी 0 है, ठीक है। देखो ये रहा v 0 रहा, w 0 रहा, इज इक्वल टू रो इंटू एफ ऑफ एक्स भी 0 है। एफ ऑफ एक्स 0 क्यों है भाई? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो आपके बीच में ये लिखा हुआ है कि इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स एफ इज इक्वल टू 0, और एफ इज इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्स डायरेक्शन के लिए भी 0 है, वाई डायरेक्शन के लिए भी 0 है, और जेड डायरेक्शन के लिए भी 0 है। तो इसको लिखोगे रो इंटू 0 माइनस डेल पी बटा डेल एक्स, देखो माइनस डेल पी बटा डेल एक्स, क्या डेल बाई डेल एक्स 0 है? नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, प्रेशर वाले की तो कोई बात ही नहीं है, ओके, प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस म्यू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको बताओ भाई क्या होगा? देखो आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 के अंदर आप रफली कर लेना ऐसे काम कि इक्वेशन 4 के अंदर डेल यू बाई डेल एक्स 0 है। अगर डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, इसका मैं दोबारा अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डेल टू यू बटा डेल एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर। देखो डेल बाई डेल जेड कितना है? 0। देखो भाई ध्यान से, डेल बाई डेल जेड क्या है? 0। इसका मतलब डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारे पास डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। देखो इसको मिला मत देना भाई, आप बाद में बोलोगे ये क्या आ गया है, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रकार से रफ है, मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी वो देख के लिखने वाला हूँ, समझ गए ना भाई। ये डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर 0 क्यों है? क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स 0, इसका मतलब डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 0, डेल बाई डेल जेड 0, इसका मतलब इसका दोबारा अवकलन करूंगा ये भी 0। ये 0 है नहीं कहीं, आप इसको भी चलते चलते 0 कर दो। अब बताओ क्या बचा इस साइड में? तो इस साइड में बचा 0 0 0 0, चलो छोटा हो जाएगा इक्वेशन 0, ये भी 0, और आप साइड में लिख देना कि चूंकि बॉडी फोर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप ध्यान दो हमने इस एफ ऑफ एक्स को कोई भी इक्वेशंस नाम नहीं दे रखा है, हालांकि हमने लैंग्वेज में जरूर लिख दिया कि इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। तो साइड में लिख देना कि बॉडी फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और म्यू है वो हमारे पास विस्कस कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको लिख देना, आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो 1-2 नंबर ज़्यादा ही देगा आपको। तो बताओ अब इसको सोल्व करो, क्या बचा हमारे पास? ये यहाँ तक टोटल 0, यहाँ तक टोटल 0, ये भी 0, माइनस डेल पी बटा डेल एक्स, माइनस डेल पी, और देखो पी को अब गलती से ऐसे मत लिख देना, डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि पी हमारे पास क्या है? प्रेशर्स वाला है। हो सकता है मैं गलती कर दूं, बट आप साथ साथ करेक्शन करते रहना। प्लस म्यू को इससे करेंगे, ये दोनों 0 हैं, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का म्यू और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। या फिर देखो इसको मैं ले जाता हूं इधर, ठीक है भाई, इसको हम ले जाते हैं इधर, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। देखो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 6। देखो ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, म्यू को आप ले आओगे नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं इक्वेशन नंबर 6 तक, तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आगे हम इसको काम में ले सकें। तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। यहाँ साइड में आपको दिखाई देती होंगी, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी आप साथ साथ नोट करते हुए इसको आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो बताओ यहाँ तक का लेक्चर्स एक बार मेरे हिसाब से ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेक्चर्स हमारे पास 1 घंटा प्लस ही जाएंगे, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम है, इसका आप लाभ उठाइए। ऐसा तो देखो होगा नहीं कि मैं 20 मिनट में एक लेक्चर करवा के यूट्यूब पे वाह वाही लूट लूँ और हज़ारों व्यू दिखा दूँ,
कि देखो मेरे चैनल इतना प्रसिद्ध है, लाखों में व्यू आ रहे हैं, हमको व्यू से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों का तरक्की हो, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फोकस हमारा हमेशा उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये सब 20 मिनट में 25 मिनट का लेक्चर डाल दिया, 10 मिनट का बहका दिया, ये सब बकवास बातें हैं। अगर अच्छे से नहीं बताया जाएगा क्लास में तो आप भी बच्चे ही हो, अभी इतने भी बड़े नहीं हो जितना आप समझ रहे हो। ये अलग बात है कि उम्र में आप अभी थोड़े थोड़े बड़े दिखने स्टार्ट हो गए, पर भी आप बच्चे हो। ठीक है, नहीं समझाएंगे तो ये यू है और ये म्यू है, ये एक हो जाएंगे आगे चल के, और एक हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस निकालोगे, वो होंगे नहीं, उसके बाद आप बोलोगे छोड़ दे यार, इसके बस की बात नहीं है, रट लेंगे 5 ईयर्स का पार्थ पेपर लाके, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा हमें ऐसे करने का। ठीक है, चलो क्या निकाला भाई हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शंस। अब आप लिखोगे अगेन अब हमें वाई डायरेक्शन का भी निकालना है और जेड डायरेक्शन का भी निकालना है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर लेता हूं। अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो बताओ, आपने पीछे वाले लेक्चर में लिखा था वाई के लिए, देखो यहाँ तो आएगा डी बटा डी टी, और वाई के लिए क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, इज इक्वल टू रो, यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस डेल पी बाई डेल वाई, माइनस डेल पी बाई डेल वाई प्लस म्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू वी, ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू वी। अब बताइए भाई, इस डी बाई डी टी को आप कैसे ओपन करेंगे, तो इसको हम ओपन करेंगे डेल बाई डेल टी प्लस यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू रो एफ ऑफ वाई माइनस डेल पी बटा डेल वाई, और मिलने मत देना इस प्रेशर को और इस डेंसिटी को आपस में, प्लस म्यू ऑपरेटर को कैसे ओपन करोगे भाई, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब गलती से बचने के लिए यहाँ u v w मत लिखना, यहाँ भी x के लिए u, y के लिए v, z के लिए w मत लिखना। ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर क्या है v, तो एक ही बात वर्ड आएगा v v एंड v, जैसे पीछे वाले में u आया था। ये ठीक है, ये ठीक है। इनटू में इसमें फिर से क्या है, v है, देखो इनटू में इसमें फिर से क्या है, v है, ये v है और ये भी v है, जबकि ये u v w अलग बात है। आप समझ गए होंगे, ये मटेरियल डेरिवेटिव्स की इक्वेशन से होती है। ठीक है, काम में लो, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 4, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 इन अबव इक्वेशंस, ठीक है। तो चलो लिखो, ये रो आपको पता है v 0 है तो ये भी 0, इक्वेशन 2 से v 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ऑलरेडी पता है v 0 है, f ऑफ y बॉडी फोर्स है 0 हो जाएगा, माइनस डेल पी बटा डेल वाई प्लस म्यू आपको पता है ये v 0 है, ये v 0 है, ये v 0 है, मतलब एकली इक्वेशन 1 से ही काम चल गया। तो बाकी मैंने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, क्योंकि हो सकता है कोई भाई डेल वाई डेल जेड को डेल वाई कैसे भी करके देख लो, आपको वी सारे क्या हैं, 0 हैं। एफ वाई 0 क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी फोर्स क्या है, 0 है, तो आप लिख देना चूंकि बॉडी फोर्स एफ वाई इज इक्वल टू 0, चूंकि बॉडी फोर्स एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करो, इस साइड से सारा टोटल 0 0 0 माइनस डेल पी बटा डेल वाई, माइनस डेल पी बटा डेल वाई, या माइनस 0 में चला गया, इसका मतलब क्या कितना बच गया, और डेल पी बटा डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर p हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखो मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, एक जगह हमने ऐसे लिखा था कि u है वो x और y का फंक्शन है, फिर हमारे पास u में x कांस्टेंट आ गया था तो हमने u को uy लिखा, प्रेशर वहां मैंने क्या लिखा था, x और y। अब इसको देख के बोलो कि डेल पी बटा डेल वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, i ऊपर वाला p है ये इंडिपेंडेंट है, p इज इंडिपेंडेंट, p इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, i e स्मॉल p इज
फंक्शन ऑफ आई स्मॉल पी इज फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। आप देखोगे जब भी इसका इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट आएगा और y वाला वेरिएबल कांस्टेंट में जाएगा, क्योंकि आप ऐसे करोगे ना इसको 0 इंटू डेल वाई। देखो आप इसको ऐसे तो करोगे कि ये डेल पी है और ये 0 इंटू डेल वाई, ये इंटीग्रेशन किया p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा वेरिएबल कॉन्स्टेंट में चला गया? y वेरिएबल। तो y वेरिएबल अगर कॉन्स्टेंट में चला गया इसका मतलब है किसका फंक्शन बचेगा? ओनली x का। तो हम क्या लिखेंगे? आई p इज फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी p है आप उसको ऐसे लिखिए px और इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं। हमारे को इसको क्या नाम देना है? जो प्रेशर P है वो ओनली एंड ओनली फंक्शंस है x का। यस, तो ये हमने निकाल लिया इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन y डायरेक्शन। आपको फिर से निकालना है कि अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन z डायरेक्शंस। तो आप फिर से लिखोगे अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन z डायरेक्शन। तो बताइए z डायरेक्शन के लिए यहाँ कितना आ जाएगा? W आ जाएगा। y की जगह कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा। y की जगह कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा। v की जगह कौन आ जाएगा? W आ जाएगा। ओपन करेंगे तो बताओ इसके साथ अब की बार कौन चलेगा? एंड तक W साथ चलेगा। बताओ भाई इसके अंदर ये ऐसा कैसा आ जाएगा? ये डेल जेड बाई डेल जेड ऐसा कैसा आ जाएगा? और यहाँ हमारे पास ही W आ जाएगा। भाई ऑपरेटर को खोलोगे तो ये आएगा, इस d बटा dt को खोलोगे मटेरियल डेरिवेटिव ये आएगा। इनटू में क्या है? W और ये W, ये भी W। यहाँ ठीक है, ये ठीक है, म्यू ऑपरेटर ये भी W और W। फिर आप क्या बोलोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4, यूजिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 से ही काम चला जाएगा। W इज इक्वल टू 0। देखो W इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0, ये W 0, ये वाला W 0, एफ ऑफ जेड बॉडी फोर्स है 0 में चला जाएगा। डेल बाई डेल जेड 0, यस। देखो इक्वेशन 3 से डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन नंबर 3 से दिखाई दे रहा है ना, डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू, ये W 0, ये W 0, ये W 0 और साइड में लिख देंगे क्योंकि एफ ऑफ जेड बॉडी फोर्स है वो 0। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? 0 बराबर 0। और बताओ सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो आप इसको भी बताएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन जेड डायरेक्शन इज सेटिस्फाई। और इसको देखो आपको खुद को पता है कोई भी इक्वेशंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने चारों इक्वेशंस काम में ले ली। कौन कौन सी 4 इक्वेशन? नंबर 1 इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, बाकी 3 डायरेक्शन x डायरेक्शन वाली, y डायरेक्शन वाली, z डायरेक्शन वाली। तो हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन z डायरेक्शन। यस, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और यहाँ तक हम लगभग 1 आवर के आस करीब पहुँचने को हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास इन्हीं इक्वेशंस से हम थोड़े बहुत कुछ एक्शंस रिएक्शंस या कुछ सॉल्यूशंस वगैरह करना चाहेंगे। अब हम मैं बोलूँगा कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, देखो अब आपकी कैलकुलेशंस देखो, यहाँ आपका थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन से 6 क्या है भाई? डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल p बाई डेल x अपॉन 1 अपॉन म्यू डेल p बाई डेल x। देखो ये इक्वेशन 6 है। यूजिंग इक्वेशंस 5 एंड 7, देखिए यूजिंग इक्वेशन से 5 एंड 7, देखो 5 क्या बोल रही है? u है वो y का फंक्शन ओनली है। 7 क्या बोल रही है? जो प्रेशर है वो x का फंक्शन से ओनली है। अब आप ये बताइए डेल का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तब क्या लगाते हैं? हम डेल लगाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तब हम क्या लगाते हैं? डेल लगाते हैं। बट देखो ये क्या कह रहा है भाई? ये जो u है ये ओनली फंक्शन y का, मतलब केवल और केवल क्या है? सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब इस u के पीछे मैं d लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी तो ये u क्या है? सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ डबल बचा ही नहीं, डबल से किसके ऊपर आ गया? सिंगल। और सिंगल पे आएगा तो आपको पता है क्या लगना है? कैपिटल D लगना है, सॉरी D लगना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो अपन को अपने साथ डेल लगाते हैं। इज इक्वल टू, इसको छोड़ो 1 अपॉन म्यू को,
डेल पी बाई डेल एक्स, यहाँ क्या बताना चाह रहा है, प्रेशर अक्ष और वाई का। देखो आपको पता है ना, स्टार्टिंग में यू था वो अक्ष और वाई का था, प्रेशर है वो भी अक्ष वाई प्लेन में होने की वजह से एक्स वाई था, तब तो डेल आ गया। बट ये क्या बोल रहा है इक्वेशन नंबर 7 कि प्रेशर इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब इसको भी 2 बार डेल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बचेगा dp बटा dx। ठीक है भाई, तो ये डेल से अचानक से चेंज हो गए डी के अंदर, और ये सडनली चेंज नहीं हुए, ये फंक्शंस ऑफ वाई ओनली एंड फंक्शंस ऑफ प्रेशर सक्स ओनली की वजह से हुए हैं। तो यहाँ नोट्स में पीडीएफ पे लिख रहे हैं, चलते चलते ये चेंज हो जाएंगे, तो आप अचानक से कंफ्यूज हो जाओगे कि डेल से हम डी के ऊपर क्यों है, पर असली वजह मैंने आपको बता दी है, यहाँ सिंगल वेरिएबल बनने की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो मैं इसको बोलूँगा कि इंटीग्रेटिंग इट। अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग करेंगे, अब आप सीधा करेंगे भाई, हम 80 फाइनल में आ चुकी है, तो देखो अब डेल नहीं लिखूंगा ना, मैं क्या लिखूंगा डी, तो ये कितना बचेगा डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो 1/म्यू डी पी बाई डी एक्स को, इनटू में आ जाएगा y प्लस सी, और c की बजाय आप a लगा लो, जहां a क्या है, वेयर a इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, वेयर a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी स्वैच्छिक नियतांक है, अपनी मर्जी से माना गया, तो इसको आर्बिट्री बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। नहीं समझ में आया कैसे हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप डी बाई डी यू डी बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई यू डी पी बाई डी एक्स। अभी इस डी यू को इधर भेजो आप, तो ये कितना बचेगा डी यू बाई डी वाई और 1/यू डी पी बटा डी एक्स इंटू डी यू। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डी हट जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे, देखो नीचे वाई था भाई, वाई लिखो रे आप, 2 बार वाई है ना, तो डी वाई का कितना हो जाएगा वाई प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये भी एक प्रकार से नियतांक का ही काम करेगा, क्योंकि प्रेशर हमारे पास कहीं ना कहीं स्थायी रहता है। ओके, एक ये हो गया। दोबारा इंटीग्रेशन करो, अगेन इंटीग्रेटिंग इट। अब बताओ दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, मैं dy इधर ले आऊं तो y का y²/2 a का a इंटू डी वाई, देखो दोबारा y लाऊंगा तो ये कितना बचेगा डी यू 1/म्यू डी पी बटा डी एक्स वाई डी वाई और a डी वाई, देखो dy इसके साथ dy इसके साथ, इसका u बचेगा, इसका y²/2, इसका a इंटू वाई प्लस कोई नया नियतांक आ जाएगा। तो दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बचेगा 1/म्यू डी पी बाई डी एक्स, और y का क्या हो जाएगा y²/2, इस a का क्या हो जाएगा a इंटू वाई प्लस क्या आ जाएगा b, वेयर a एंड b, आप इसको ऐसे बोलो कि इक्वेशन नंबर 8 है, 7 तक आ चुके ना, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पहले लेक्चर शूट करता हूँ, उसके बाद लेक्चर को ही देख के मैं पीडीएफ बनाता हूँ, तो आप कोशिश करना मेरे पीडीएफ से ना देखें, खुद साथ साथ लिखें और खुद से ही पढ़ें। उसके बाद ऑप्शन तो है ही, मैं आपको पीडीएफ तो देखो देने वाला ही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या बच गई इक्वेशन नंबर 8, और मैं इस इक्वेशन 8 को लिख लेता हूँ एक बार ऊपर। ठीक है भाई, तो आप लिख लेना इक्वेशन 8 के साइड में कि a एंड b हमारे पास क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अब आप इक्वेशन 8 को बिल्कुल सुंदर सुंदर वर्ड्स में लिखना, एकदम जचा के, ये u है और छोटा u है ये म्यू है, और आपको पता है म्यू क्या है हमारे पास विस्कस कोफिशिएंट है, और ये dp बटा dx है, और p की बजाय आप छोटा p लिखोगे, जहाँ p किसका काम कर रहा है प्रेशर का काम कर रहा है, इंटू y²/2, इंटू में y²/2 प्लस ay प्लस b, जहाँ a b मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 8, और कुछ याद रखना है, और याद यही रखना है जो डायग्राम बनाया है उसे भूल ना जाना, क्योंकि हमने डायग्राम में कुछ चीज़ें लिखी हैं और कुछ नहीं लिखा, हमने केवल ये बताया है कि ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है जो पैरेलल रखी हुई हैं, वाटर हमारे पास इस साइड में फ्लो, आपको बनाना नहीं है भैया, बना चुके हो ऑलरेडी, इस साइड में वाटर हो हमारे पास फ्लो हो रहा है, इनके बीच की हाइट h है,
हाँ, अभी तक देखो हमारे पास हाइट एज काम नहीं है या डिस्टेंस एज काम नहीं आई है, बट हम इसे काम में लेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसा, इस यूनिट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2-2 लेक्चर या 3-3 लेक्चर जुड़ते हुए चलेंगे। इसके अंदर लास्ट में तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 4 लेक्चर एक साथ चलेंगे, तब जाके आप इसे कहीं ना कहीं पूरा कर पाओगे, ठीक है। पर आप आराम से समझो, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं है, साथ साथ आप नोट्स में बनाते रहो। इक्वेशंस नंबर चेंज मत होने देना, चेंज हो तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लगाया आप वैसे ही लगाओ। पर यहाँ तक मेरे पास क्या गया, इक्वेशन से 8 है, डायग्राम में हमारे पास कहीं ना कहीं हाइट है। अब देखो आप एक छोटी सी बात बताओ कि आपके पास फ्लो फ्लूइड कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर, है ना। देखो फ्लो फ्लूइड कौन सी डायरेक्शन की ओर है, एक्स डायरेक्शन की ओर। यानी जो लगातार पानी आप ऐसे हाथ से बहाओगे, दो मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेटें, आप पानी ऐसे बहा एक्स डायरेक्शन की ओर, तो प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन की ओर। देखो कहीं ना कहीं ये बता रहा है क्या, प्रेशर एक्स डायरेक्शन के लिए है ना। तो कुछ कुछ चीजें बोलती हैं, बस उसको सुनने वाला चाहिए, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप रिमेंबर करो। किसको, केवल और केवल इक्वेशन से 8 को, केवल और केवल इक्वेशन 8 को आप रिमेंबर करो, ठीक है भाई। तो क्या लिखोगे सबसे पहले कि इक्वेशंस 8 के अंदर ये लिख के ऐसे लिखो कि वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। आप लिख चुके हो भाई, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट किससे निकाले जाएंगे, टू बी डिटरमाइन का मतलब है कि किससे निकाले जाएंगे वही बताएगा। ये निकाले जाएंगे बाय द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अभी तक हमने इस पानी की कोई कंडीशंस नहीं लगाई, ये लगातार बहता जा रहा है, फिर हम कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे और इसको एक बार रोक के उसका एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करेंगे। यस, ठीक सुन रहे हो आप। इसको किसी सिचुएशंस के ऊपर मतलब चलते हुए पानी को किसी 2 पॉइंट के बीच के ऊपर एक बार रोक के और उसका चेक करेंगे कि उस वक्त उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कितना है। तो आप यहीं लिख लो, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। अब आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखो कि इक्वेशन से 8 इज नॉन एज, इक्वेशन से 8 इज नॉन एज, इक्वेशन से 8 इज नॉन एज इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने बोला था ना लेक्चर के एंडिंग में इसको काम में लेंगे। तो इक्वेशंस 8 इज नॉन एज इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और किसके लिए भाई ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, या ऐसे बोल सकते हो फॉर मोशंस बिटवीन 2, फॉर मोशन से बिटवीन, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। यस, यहां तक आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा जो पार्ट ए देगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट देगा, तो ए देगा 10 नंबर का देगा। यहां तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसको केवल और केवल वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से देगा, और ऐसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर मोशंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, या फाइंड इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। मैं आगे जस्ट आगे वाले लेक्चर करवाने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस लिख के बताऊंगा कि देखो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है अभी तक, देखो इसके बाउंड्री कंडीशन से बाकी हैं जो आगे आने वाला लेक्चर और उससे आने वाला और एक लेक्चर, यानी लेक्चर 2 चल रहा है, लेक्चर 3 खाएगा ये टॉपिक और लेक्चर 4 पूरा खाएगा, यानी लगभग 2.5 घंटे का और रह गया। बट एक क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का पार्ट्स यहां तक पूछेगा, ठीक है भाई। तो यहां तक हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्यों भाई आप बताइए, u क्या है, वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन के अंदर। तो ये सारा वेरिएबल किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, वेलोसिटी लिखा। अब ये बताइए, मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर हल्के से ये बताया था ना कि आप 3 चीज़ों को नॉर्मली ध्यान रखोगे।
यू को, वी को और म्यू को। बाकी यू वी डब्ल्यू तो नॉर्मल लिखे जाएंगे। देखो क्यू बार के लिए तो नॉर्मल लिखे जाएंगे, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी। पर इन पर्टिकुलर केसेस में इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसको हम क्या बोलेंगे, विस्कस कोफिशिएंट, है ना। तो बताओ कहीं ना कहीं हमारे पास वेलोसिटी है कि नहीं, नॉर्मल वेलोसिटी है, यानी कंटिन्यूसली ये फ्लो होता जा रहा है, वो एक नॉर्मल फ्लो होता जा रहा है। तो आप याद रखोगे कि ये इक्वेशंस 8 को आपको सीधा याद रखना है। और इसके पीछे वजह है कि हम आगे आने वाला लेक्चर नंबर 3 में टोटल इक्वेशन 8 को काम में लेके चलेंगे, और आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर 4 में भी इसको काम में लेके चलेंगे। तब जाके हमारे पास टॉपिक पूरा होगा फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तब तक ये मेरे पास ऐसा ही रखा रहेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो हमारे पास लेक्चर बनेंगे टोटल 4। अब हम पहुंचे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेक्चर्स यहाँ तक कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताओगे, क्योंकि ये दूसरा लेक्चर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अगर फ्री में अवेलेबल करवा दिए तो कहीं ना कहीं एमएससी बुरा मान जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ओके भाई, कुछ चीज़ों की अपनी एक पहचान होती है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके नीचे आप 2 लाइनें लिखो, मैं लिख के छोड़ जाता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर्स 4 में उसको वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। कहने का मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे हियर बाउंड्री कंडीशंस ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, हियर बाउंड्री कंडीशन, हियर बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग, of the following three different here boundary conditions of the following 3 different types of flow। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूं, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में इसे लिखवाएंगे कि हियर ये बाउंड्री कंडीशन है, ये 3 अलग अलग प्रकार से निकाली जाएगी। नंबर 1 प्लेन काउटे फ्लो, प्लेन COU, देखो ये काउटे एक साइंटिस्ट का नाम है, COUETTE, प्लेन काउटे फ्लो। मैं इसके मीनिंग्स बुक में देख के लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि किसी के नाम हम बिगाड़ें ऐसा हमें हक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल के व्यक्ति थे, ये हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, तो इनके इज्जत के साथ नाम लिखेंगे प्लेन काउटे फ्लो। सेकंड इसके अंदर है हमारे पास प्लेन पॉइजले फ्लो। सेकंड हमारे पास आ जाएगा प्लेन पॉइजले, ये फॉरेन साइंटिस्ट हैं, अब इनको पाउजले बोले पाइजले बोलो, बट लिखेंगे सही। लिखते वक्त इज्जत का ध्यान रखो, बोलते वक्त अपनी लैंग्वेज है मातृभाषा का प्रयोग करो, जैसा मैं करता हूँ, और आप देखते भी होंगे कि मेरी अंग्रेजी कितनी शानदार है ना। थर्ड है हमारे पास जनरलाइज प्लेन काउटे फ्लो। थर्ड है हमारे पास जनरलाइज प्लेन काउटे फ्लो, प्लेन काउटे फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ जो ये बाउंड्री कंडीशंस आई है, अब देखो मुद्दे की छोटी सी बात है, सिंपल सी, कि जो बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है, ये बाउंड्री कंडीशंस किसने निकाली, एक तो काउटे फ्लो ने निकाली, सॉरी एक काउटे नाम का साइंटिस्ट था उसने निकाली, और एक पॉइजले फ्लो ने निकाली, मतलब एक पॉइजले ने निकाली। प्लेन के अंदर फ्लो है, प्लेन कौन सा प्लेन भाई, XY प्लेन, XY प्लेन के अंदर फ्लो हो रहा है, XY प्लेन के अंदर ही फ्लो हो रहा है। और देखो अब मैं नंबर 1 2 3 छोटे छोटे नंबर की बजाय अब अपन जो टॉपिक करेंगे ना उसमें ऐसे लिखूंगा मैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप बड़े नंबर लगा लो ताकि अपन टॉपिक का नाम दे सकें कि नंबर 1 प्लेन काउटे फ्लो। यानी हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो काउटे था, एक पॉइजले था। पहले तो काउटे ने बाउंड्री कंडीशंस निकाल दी। अब ये शायद दोनों तीनों साइंटिस्ट, जैसे जब भी रिसर्च में कोई टॉपिक बनाए जाते हैं तो पूरी एक टीम बैठती है, और टीम के नीचे छोटे छोटे लोग रहते हैं जो अपना अपना रिजल्ट
देते हैं। तो काउटी ने बाउंड्री कंडीशंस निकाल दी, तो पोइजले कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा था, उन्होंने अपने तरीके से निकाली। हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे इन्होंने बाउंड्री कंडीशन से निकाली। काउटी ने निकाली, फिर पोइजले ने दूसरे तरीके से निकाली। अब दूसरे तरीके से निकाली तो काउटी को अच्छा लगा कि देखो पोइजले ने दूसरे तरीके से सही निकाला है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पहले काउटी ने निकाली, देखो पहले काउटी नाम के वैज्ञानिक ने निकाली कि देखो भाई प्रेशर से 0 मान के और आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल लो। फिर पोइजले ने दिमाग लगाया कि नहीं भाई प्रेशर 0 मत मानो, आप प्रेशर को 0 मत मानो, प्रेशर को बगैर 0 माने इसने बाउंड्री कंडीशन से निकाल दिया। अब एक ही ग्रुप में बैठे हैं, इसके बाकी थोड़ी रहेगी कि देखो भाई दूसरे साइंटिस्ट ने प्रेशर को बिना 0 मान के निकाल दी, तो काउटी ने फिर से निकाली, काउटी ने फिर से प्रेशर को बिना 0 मान के निकाली, तो अपनी ही इक्वेशन को इन्होंने जनरलाइज कर दिया। मतलब इक्वेशन तो पहले से निकाल चुका, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जिसमें प्रेशर को नॉन जीरो ले रहा है। तो ऐसे करके हमारा काम तो बढ़ गया ना, 3 डिफरेंट हो गई। अगर ये पोइजले नहीं होता तो केवल शायद एक से काम चल जाता, पर इसने दूसरी निकाल दी, प्रेशर को बिना 0 माने। अब ये इसको दोबारा लगा कि नहीं भाई मैं भी प्रेशर को बिना 0 माने निकालूं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिना 0 मान के निकाले और अपनी वाली पहले को ऐसे बोल दे कि नहीं वो फर्जी है, क्योंकि खुद की मेहनत की खुद कैसे बता सकता है फर्जी। तो इसको इन्होंने हमेशा के लिए ओके कर दिया। फिर तीसरी नॉन जीरो को मान के इन्होंने जनरलाइज कर दिया कि इसको थोड़ा सा और अपडेट करो। तो ऐसे करके किसी वक्त, पता नहीं आज से शायद लगभग 150 साल पहले की बात है, या 150-200 साल पहले की, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो उस वक्त उनमें आपस में होड़ हुआ करती थी, और वो होड़ हमें यहाँ परेशान नहीं कर रही है भाई। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाने वाला टीचर है तो वास्तव में परेशान करेगी, अच्छे से सीख रहे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे पास 1 आवर से तो प्लस निकल गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके पास है फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, या फिर दूसरा नाम मोशंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, यहाँ तक आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये दूसरा फ्री लेक्चर है, यूट्यूब से कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, अब आगे के पेड कोर्सेज में हम कैसे चलेंगे, एक लेक्चर तो इसके लिए बनेगा प्लेन काउटी फ्लो के लिए और प्लेन पोइजले फ्लो के लिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो जनरलाइज प्लेन काउटी फ्लो के लिए। मतलब लगभग 1.5 घंटे के, लगभग 3 घंटे इन 2 लेक्चर के अंदर देंगे, तो आगे आने वाला लेक्चर भी छोटा नहीं होगा। और वैसे भी हम ऐसे फाइनल काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए, भले वक्त लग जाए पर अपना काम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर।